Hello, my dear children. How are you? I think you all are healthy, happy, fit, and fine. As I promised that we are going to make the videos on power sharing, first chapter of civics, and I have already uploaded one video on the story of Belgium. Before to start, I told you that this chapter we are going to study on comparative level of the two countries, that one was Belgium and other was Sri Lanka. I have explained you the story of Belgium, its ethnic culture, its composition, its accommodation policy, and then the government, their efforts to bring the peacefulness and how they have adopted the policy, their mechanism of using the power sharing and to get success to bring the peacefulness in the country. Now we are going to study this in comparative level with Sri Lankan, how the Sri Lankan government worked on this issue and how it was totally contrasted to the policy of Belgium. बेल्जियम और श्रीलंका में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसने कैसे इस जो सोशल ग्रुप के जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की और उसके क्या रिजल्ट हुए. बेल्जियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि बाय द एफर्ट्स ऑफ बेल्जियम गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट ने जो इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दिया, सब पावर शेयरिंग इस तरह से की गई कि सबके पावर्स गवर्नमेंट मेकिंग में इक्वल थे एंड कोई भी ग्रुप को नेग्लेक्ट नहीं किया गया था. ये वहाँ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था और ये पॉलिसी उनकी काम कर गई और अल्टीमेटली दे गॉट सक्सेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट श्रीलंकन पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी वन बाय वन. आज हम देखेंगे श्रीलंका का कंपोजिशन, देन श्रीलंका का सोशल ग्रुप जो अलग अलग लोगों का अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल का था, सेम जैसा कि हमने एथनिक कल्चर पढ़ा था बेल्जियम में. मैंने एथनिक कल्चर का मतलब आपको बता दिया है. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म दैट वाज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम, जो कि टोटली बिल्कुल अलग थी. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी. प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब प्रेफरेंस देना मेजोरिटी ग्रुप को. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सिमिलरली ऑल्सो. मैं इसको आपको बार बार बताते जाऊँगी कि दोनों में कितना डिफरेंस था. दोनों की इश्यूज़ एक थे, दोनों का कंपोजिशन एक जैसा था, लेकिन दोनों की टैकलिंग अलग होने से एक कंट्री में जहाँ पे पीसफुलनेस क्रिएट हो पाया, वहीं पे दूसरी कंट्रीज रिजल्टेड सिविल वॉर. सो लेट्स स्टार्ट विद श्रीलंका. नाउ सी द एथनिक कल्चर ऑफ श्रीलंका as we have read about the Belgium. The same, if we are going to study of Sri Lanka, we will find that they were also having the different social group. अब ये social group किस तरह के थे इसको हम देखते हैं. जो पहला social group था वो था सिन्हाला स्पीकिंग पीपल. सिन्हाला बोलने वाले लोगों का था, जो कि बहुत मेजोरिटी में था. बहुत सारे लोग थे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे और उनका जो परसेंट था वो 74% था. The second group was of तमिल पीपल. अब ये तमिल पीपल का 18% था और ये जो है तमिल लैंग्वेज बोलते थे. लेकिन ये जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे ये भी दो सेक्शन में डिवाइड थे. हु वर दे? They were the subdivision was like that Tamil people, Tamil Sri Lankan, those who were the Sri Lankan people only and they were Tamil, they were speaking the Tamil language. जो दूसरा ग्रुप था वो आपका था इंडियन तमिल्स का. वो ऐसे लोगों का ग्रुप था जिनके फोर फादर्स प्लांटेशन के समय जब कॉलोनाइजेशन था, यू नो अबाउट द कॉलोनाइजेशन. सो इंडियन तमिल्स दे वर हैविंग द 5%. इट मीन्स टोटल total people those who were speaking the Tamil language, they were divided into the Tamil Sri Lankan. They were having the 13% and 5% of Indian Tamil, जो कि इंडिया से थे और जो तमिल बोलते थे. इसके अलावे भी एक ग्रुप था जो कि 8% people belong to this group and they were Hindu Muslims and they were speaking both the languages. So in this way the composition was formed. So how later on what problem came and how the domination started, ये story हम इसके बाद में पढ़ेंगे. Now we have to see, after looking the composition, now we will come to the policy of the government, what they did. As we have read, अभी हमको यहाँ पर comparative study करना पड़ेगा.
So now you see the majoritarian policy of the Sri Lankan government, that was a democratic government, and what was their decision that brought lot of dissatisfaction in different class of group. So let's see it. From 1948, the government of Sri Lanka, they were trying to bring the supremacy of the Sinhala speaking people, जो कि हमने पढ़ा कि इसका नाम ही है majoritarian policy. What is actually this policy? It is a belief of a country that the people who are in majority, they should dominate the small section of group and they can live in their own ways with their own privilege. एक ऐसा ग्रुप, मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते हैं, जो ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उन लोगों को ये पावर रहते हैं कि वो जिस तरह से चाहें, जितने प्रिविलेज के साथ रहें और वो दूसरे ग्रुप्स को डोमिनेट करते हैं. तो ये जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी थी, इट वाज स्टार्टेड इन 1948. एंड हाउ इट स्टार्टेड टू वर्क इट, व्हाट वाज देयर पॉलिसी, व्हाट were the specialty about it, what the government was trying to do. First of all, they were trying to bring supremacy of the Sinhala speaking people को अधिक से अधिक privilege दे करके उनको important बनाना. Now how they were made important? They were given privilege on different levels, on education, on economic policies, इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. सारी जो उनको स्कूल कॉलेज में उनको प्रेफरेंस मिला हुआ था, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी. इस तरह से पूरी तरह से उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा था ना. सम पॉलिसीज़ विच वर मेड and brought total dissatisfaction in the small group. What was this? In 1956, an act was passed in which the language, that was Sinhala language, was made an official language. It was declared as an official language. One more implementation was done to give the preference to the Sinhala speaking people. One more constitution was formed in which it was decided that the both religion will be preferred more. It was left, let me discuss it, that both the social group was having the different religion also. The Sinhala speaking people were having the both the religion, and the other section of group, they were having their own religion. तो ना केवल इनको प्रिविलेज मिले, बल्कि इनका जो रिलीजन था उसको भी नर्चर करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मेजोरिटेरियन जो पॉलिसी थी, इसमें किस तरह के बेनिफिट्स दिए गए. सो लेट्स सी वन बाय वन कि इनको जो है एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में इनको प्रेफरेंस दिया गया. फिर 1956 में जो एक्ट बना उसमें उनकी सुप्रीमेसी इम्प्रूव करने के लिए the government has declared the Sinhala language as an official language. Then the act was formed. जो नया एक्ट बना उसके तहत the both religion was protected and fostered. तो ये जो implementations किए गए थे, it was totally preferring the Sinhala speaking people. That was going very much wrong, and it was quite enough to raise the community issues. Now you have seen कि इस तरह की जो प्रोविजंस किए गए श्रीलंकन गवर्नमेंट से, एंड द मोस्टली द लीडर्स, दोज हु वर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर द Sinhala speaking leaders. Now we are going to read what was the reaction of these Tamil speaking people. It was very much natural कि इस तरह का प्रेफरेंस देने से, प्रेफरेंस बढ़ने से, क्योंकि ये पावर शेयरिंग का गलत तरीका था. As we are going to study the power sharing was not done with justice. अब वो justice से जब power sharing नहीं की गई तो उसके क्या result हुए. So when Tamil speaking people and the other group of people found that the mostly the Sinhala speaking leaders are forming the government, जो गवर्नमेंट में उसमें जो Sinhala speaking leaders हैं वो किसी भी तरह से बाकी ग्रुप का अच्छा नहीं कर रहे हैं, एंड टोटली उनका जो प्रेफरेंस है वो दिया गया है Sinhala speakers को. So they were agitated and they were dissatisfied. So ultimately the condition disturbed, and they also started to form different parties, different groups to struggle for their rights. So now we have compared both the countries, and we have find that who has done a good mechanism of power sharing. So dear children, now we have completed the topic of today. Now come to the question answers part. As I told you that question answers
we are discussing similarly, so that it will be going very separately and you will be prepared well. So let's discuss the question answers. The first question, and we are taking all together the very short questions, long questions. So let's start. The first question is, name the two subgroup of Tamil in Sri Lanka. As I told you that it was consisting Sri Lankan Tamils and Indian Tamils दो थे. Indian Tamil जिनका परसेंट 5% था और श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनका परसेंट 13% था, टोटल 18% था. Then the name the conflicting group of people in Sri Lanka, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स था, जिनमें डिस्प्यूट्स थे, जो कम्युनिटी इशू थे, वो किसके बीच में थे? तो वो थे सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर. फिर एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड श्रीलंका से रिलेटेड बनता है वो है आपका व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज़म. मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि मेजोरिटेरियनिज़म एक ऐसा बिलीफ है कि जिसमें कि जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वो जिस तरह से चाहे वो वैसे रूल कर सकते हैं और इसके साथ ही माइनर ग्रुप हमेशा उससे डोमिनेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बनता है वो है व्हाट वाज द एक्ट पास इन श्रीलंका इन 1956. अभी हमने डिस्कस किया था और ये बेटर है कि यदि हम अभी डिस्कस करते जाते हैं तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगी. तो ये जो एक्ट था 1956 का, आई टोल्ड यू दैट इट वाज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है, वाई डिड श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स. क्या रीज़न था तमिल लोगों ने अलग से अपनी पार्टीज़ क्यों बनानी शुरू कर दी थी? तो इसका आंसर जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक तमिल ईलम बनाना चाहते थे जिसमें कि उनकी लैंग्वेज को, उनकी रीजनल ऑटोनॉमी को फ्रीडम दी जाए. देन द क्वेश्चन जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों जो कंट्री थी दोनों का कंपैरिजन यदि आप करेंगे तो पावर ऑफ पॉलिसी, आप पावर ऑफ शेयरिंग which was better in which country. तो आप you can give the answer very well that Belgium has dealt this condition very nicely. Then the question comes, give an account of ethnic composition of Sri Lanka. That we have taken already. I told you the different social group were living there. Their percentage was, even I explained you that 18% of Tamil speaking people, then 74% of Sinhala and 7% was of Christian. They were speaking both the language Sinhala and Tamil. तो ये social group था. So my dear children, this is enough for today. Very soon I am going to send you the next video that will be again from power sharing.